हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ में जो पवन पब्लिकेशन की सीरीज है उस सीरीज का संपूर्ण हल डिस्कस करेंगे। यानी जितने भी क्वेश्चन आपके सीरीज में दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चनों का जो संग्रह है वो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। अंत तक वीडियो को वॉच करना, क्योंकि पेपर के लगभग जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एक्यूरेट बिल्कुल डाटा के सहित आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे अगर वो पवन पब्लिकेशन से पूछेंगे तब। तो वीडियो को एक बार आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के संग, जो भी दोस्त आपके फोर्थ सेमेस्टर में हैं। शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न यहाँ पर मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्श्व चित्र, ये जो चित्र दिया गया है इस चित्र में जो O है वो वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल BAC का मान 40 डिग्री है तो आपसे पूछा है OBC का मान और OCB का मान, इन दोनों एंगलों का मान पूछे है। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर एक बात लिख दूँ, मैंने कहा कि एंगल ACB, मैंने कोई बात यहाँ पर लिख दी कि वह x डिग्री है, ऐसे मैंने एक बात यहाँ पर लिख दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल A का मान x डिग्री है कि C का मान x डिग्री है कि B का मान x डिग्री है। तो हमेशा याद रखना कि जो बीच वाला एंगल होता है ना उसकी वैल्यू हम इस तरीके से लिखते हैं। यानी अगर मैं यहाँ से पूछूं कि C कितना होगा तो वो x डिग्री होगा, ना कि A और B। तो इस बात को आप विशेष तौर से याद रखेंगे। अब इस क्वेश्चन में हम चलते हैं और उस क्वेश्चन को समझते हैं। आपको दिया गया है O वृत्त का केंद्र है और यहाँ पर BAC कितना दिया गया, 40 डिग्री दिया गया। अब एक बात बताओ, आपको यहाँ पर जो एंगल BAC दिया गया है वो 40 डिग्री है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, यानी BAC, भाई बीच वाला एंगल मतलब A, तो ये A कितना दिया गया है, ये दिया गया है 40 डिग्री। ये है सेंटर और ये है आपका क्या है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। हमने आपको थ्योरम क्या पढ़ाई थी कि किसी एक जीवा से वृत्त के परिधि पर बना कोण हमेशा आधा होगा वृत्त के केंद्र पर बने कोण के। यानी मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ, अगर मैं एंगल BOC का मान निकालूँ, भाई BOC का मान निकालूँ, तो ये 2 गुना होगा किस एंगल के, एंगल BAC के होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जितना भी होगा उसका ये आधा होता है। भाई एक ही जीवा से बन रहे हैं कोण ना, एक परिधि पर और एक सेंटर पर, तो सेंटर पर 2 गुना बनता है परिधि पर बनने वाले कोण के। यानी हम डायरेक्ट एंगल निकाल सकते हैं कि BOC इज इक्वल टू कितना होगा, तो 2 इंटू के 40। यानी मैं कह सकता हूँ कि एंगल BOC की डिग्री कितनी आएगी, तो 40 दूना 80 डिग्री आ जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। यानी ये एंगल कितना आ गया, तो ये एंगल आ गया है 80 डिग्री। अब एक बात बताओ, OB और OC क्या है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि OB बराबर क्या OC होगा कि नहीं होगा। कारण क्या लिखोगे आप, ये OB भुजा OC के बराबर होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। और आपको पता है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त में आप कहीं से भी कंसीडर कर लो, वृत्त की त्रिज्या बराबर ही रहती है। अगर ये वृत्त की त्रिज्या है तो मैं यहाँ पर लेता हूँ त्रिभुज, कौन सा, मैं त्रिभुज लेता हूँ BOC में, त्रिभुज BOC में। अब आपको पता है कि ये जो OB भुजा है ये OC के बराबर है, यानी ये OB भुजा OC के बराबर है, त्रिज्याएं हैं, तो ये बन गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, और जब 2 भुजाएं किसी त्रिभुज की बराबर हो गई तो उनके आमने सामने के जो एंगल हैं वो भी बराबर होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल आपका जो OBC है, एंगल OBC ये बराबर होगा किस एंगल के, OCB के। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, किस प्रॉपर्टी से बराबर होंगे,
तो आपने लिखा है कि ये वृत्त की जीवाएं हैं, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसके सामने ये कोण है, इसके सामने ये कोण, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब मैं देखता हूँ ये दोनों बराबर हैं, तो मैं इनको x डिग्री मान सकता हूँ कि भैया बराबर है, तो एक्स वाई जेड कुछ भी रहा होगा। अब आप देखो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होगा, यानी आप यहाँ से यह कह सकते हो कि एंगल बी ओ सी प्लस में एंगल ओ सी बी हो गया, प्लस में एंगल सी बी ओ, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब ओ सी बी आपको पता है, बी ओ सी आपको पता है 80 डिग्री, ये 80 डिग्री, प्लस में ये आपस में बराबर है, यानी ये x डिग्री और ये x डिग्री बराबर किसके होगा, 180 के हो जाएगा। 80 प्लस में जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 180 माइनस में 80, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 100, और ये 2 आ जाएगा बटे में, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी। अब x की वैल्यू 50 डिग्री आ गई है, मतलब ये भी एंगल 50 डिग्री का, ये भी एंगल 50 डिग्री का, और ये 80 का, तो 50 50 180, त्रिभुज के तीनों कोण 180 हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा ओ बी सी ये कितने डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री का होगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 50 डिग्री का, ये पहला आंसर आ गया। और दूसरा हमसे क्या पूछे था, सी ओ बी का मान, अच्छा सी ओ बी का मान, ये एंगल, तो ये एंगल तो हमने निकाल ही दिया है, सी ओ बी कहाँ है, सी ओ बी या सी ओ बी कहो या बी ओ सी कहो, मेजर तो हम बीच वाला ही करेंगे, तो ये 80 डिग्री का आ गया। ये क्वेश्चन का जवाब है, नोट कर सकते हो। क्या पहली क्वेश्चन आपकी समझ में आया है, फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी समझ में आया है कि नहीं आया, एक बार बताओ। देखो याद रखना, ये त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं बराबर तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर हो जाएंगे। थर्ड सेमेस्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, त्रिभुज से रिलेटेड सारी जानकारी दी थी, वही कंसेप्ट यहाँ पर लगा है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया गया है उसको भी हम सॉल्व करेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 2 को। क्लियर बात हो गई भाई, कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलिए नेक्स्ट भी आपका देखो, सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे सीरीज का, जितने सारे क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकती है, लेकिन बस आपको काम एक ही करना है, अंत तक बने रहना है। अगर अंत तक बने रहे तो ये मान कर चलिए कि आपके 25 में से 20 से 22 नंबर तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी, एक चित्र आपको दिया गया है, इस चित्र में आपको क्या कहा गया है कि इस चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, जो ओ है वो वृत्त का सेंट्रॉइड है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहा गया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, चक्रीय चतुर्भुज है। आगे क्वेश्चन आपसे कहा गया है, यदि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 140 डिग्री है, तो आपसे पूछा क्या गया है, एंगल बी ए सी का मान, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, ये आपसे पूछे। मैं फिगर ड्रा कर देता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। ये यहाँ पर ये क्या हो गया भाई, सेंटर हो गया, ठीक है ना, ये ओ हो गया, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये हो गया सी, और यहाँ से इसको मिला दिया गया है, ठीक है ना। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया। ये एंगल आपको दिया गया है 140 डिग्री, बाकी आपको मेज़र करना है जो आपसे पूछा है। लगाओ क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को लगाओ, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो और अच्छे से इस क्वेश्चन का जवाब दो, ठीक है भाई, क्लियर। देखो अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो बहुत ज़रूरी होती हैं। क्या,
सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि ये है क्या, सेंटर। भाई सेंटर क्या करता है, ये पूरा डायमीटर है, वृत्त का क्या है, व्यास है। ये वृत्त का व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। अगर मैं नीचे वाले को ढक लेता हूँ तो एक ऊपर का वृत्त का बना वृत्तखंड, एक नीचे बना, और ये अर्धवृत्त हो जाएंगे, आधा ऊपर वाला और आधा नीचे वाला। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। पॉइंट को अभी नोट करना कि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता। और अर्धवृत्त में कौन सा कोण बन रहा है, भाई देखो, ये देखो कोण अर्धवृत्त में बन रहा कि नहीं बन रहा है, ये कोण ऐसे बन रहा कि नहीं बन रहा है, ये वाला। तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल बन रहा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो आप यहाँ पर लिखोगे, आप क्या लिखोगे कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कारण क्या लिखोगे कि अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री का होगा है, अर्धवृत्त का कोण, ऐसे आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, अब समझो, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का सम कितना होता, 180 डिग्री। यानी एंगल D प्लस एंगल B अगर मैं पूछूं कितना आएगा, तो आप कहोगे एंगल D प्लस में एंगल B, ये इनका सम 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण हैं। एंगल D कितना है, 140 डिग्री, प्लस एंगल B आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। 140 जाएगा माइनस कर देगा, तो एंगल B कितना आ जाएगा, 180 माइनस में 140, यानी एंगल B कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। एंगल B, ये वाला एंगल आपने निकाल लिया, कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है। आपसे पूछे कौन सा एंगल है, BAC। BAC भाई बीच वाला एंगल, मतलब ये एंगल आपसे पूछ रहा है। तो आपको त्रिभुज दिख रहा होगा, कौन सा त्रिभुज, आप यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में। अब आपको पता है तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180। यानी मैं कह सकता हूँ जो एंगल BAC होगा प्लस में एंगल ACB हो जाएगा, एंगल ACB हो जाएगा, ठीक ना, A हो गया, C हो गया, प्लस में एंगल ABC हो जाएगा, एंगल ABC हो जाएगा। इनका तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, ये त्रिभुज के अंतः कोण है। इसका मान हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पर बता दिया। एंगल ACB देखो वहाँ कितना है, ACB, ये देखो ACB निकाला ना, ACB कहाँ निकाला भाई, ये देखो ऐसे 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री। तो हम इसके स्थान पर 90 डिग्री रखेंगे। ABC कितना निकाला है आपने, ये यहाँ निकाला है 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। 9 4 13, 130 उधर जाएगा माइनस कर देगा, यानी एंगल BAC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस में 130, यानी ये आ जाएगा एंगल BAC की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। और यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 50 डिग्री क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, नोट कर सकते हो। 50 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 9 4 13, 13 में 50 जोड़ोगे तभी ना 180 होगा। तो ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पर पहुँचेंगे, प्रश्न संख्या 2 हो गई है। तीसरे पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्लियर, ओके ना। चलिए देखो, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा सीक्वेंस में, जिस हिसाब से क्वेश्चन आपके बुक में है उसी तरीके से मैं कराऊंगा। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को फास्ट में पढ़ने की आदत हो, तो भाई तेज़ी नहीं हो सकती है। आपको अगर तेज़ में पढ़ना है तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा लेना बाद में, बाकी मैं इतनी ही स्पीड से पढ़ाऊँगा ताकि सभी विद्यार्थी समझ सके जिनको प्रॉब्लम होती है ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको ज़रा समझिए। इसमें आपके एक सारणी बनी हुई है, ये ऐसे करके एक सारणी बनी हुई है। सारणी में बना देता हूँ, ये सारणी क्या बनी है, ज़रा इसको समझिए। यहाँ पर दिया गया है आपसे आयु, एज दिया गया है, आयु किसमें, वर्षों में, और दूसरी चीज़ स्टूडेंट दिया गया है, विद्यार्थी दिया गया है। इनकी संख्या दी गई है, ये है 12, 12 के बाद कितना है भाई, 13 14 15 16,
13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया और यहाँ कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है ना, ऐसे करके दिया और इनकी बारंबारता दी गई 4 5 4, 4 5 4, उसके बाद है 6 और 5। आपसे पूछा क्या गया है, आंकड़े की माध्यिका बताना है, आपसे आंकड़े की माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है ना, इसकी आपको माध्यिका मीडियन ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे बताओ, मैंने बताया है ना मीडियन ज्ञात करना। ये सारणी है, हमें मीडियन जब भी सारणी में निकालना पड़ता है तो उसके लिए हमें एक तीसरी सारणी की ज़रूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं हम संचयी बारंबारता। तो हमने 3 सारणियाँ यहाँ पर बना ली हैं। सबसे पहले में हम लिखेंगे एज, जो हमें वर्षों में दी गई है, ठीक बात। दूसरे में क्या हम लिखेंगे स्टूडेंट, यानी कितने विद्यार्थी हैं। और तीसरे में बारंबारता ये हो गई, तो ये संचयी बारंबारता हम यहाँ से निकालेंगे। तो आइए लिख लेते हैं, ये है 12, 12 के बाद है 13, ऐसे 16 तक आपको जाना है। ठीक है ना भाई, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया। अब इनकी आपको क्या लिखना है, इनकी आपको लिखना है कितने विद्यार्थी हैं। 12 वर्ष वाले 4 विद्यार्थी हैं, 13 वर्ष वाले 5 विद्यार्थी हैं, 14 वर्ष वाले 4 हैं, 15 वर्ष वाले 6 हैं, 16 वर्ष वाले 5 हैं। अब इनकी संचयी बारंबारता कैसे लिखेंगे, तो पहले को आप ज्यों का त्यों लिख दो 4, अगला जोड़ दो 9, अगला जोड़ दो 13, अगला जोड़ दो 19 और अगला जोड़ दो 19 5 24 हो जाएगा। यहाँ जोड़ोगे तो ये n की संख्या आएगी, यहाँ ऐड करोगे तो ये 24 आएगा। भाई देखो 6 और 4 10, 10 9 19 5 24, n 24 आया। 24 क्या है, एक सम संख्या है और जब सम संख्या n की वैल्यू आती है तो माध्यिका बराबर क्या फार्मूला लगाओगे, 1/2 n/2 प्लस में n/2 प्लस के 1वां पद, यही तो लगाओगे भाई। कहोगे जी सर बिल्कुल, तो ये लगाओगे 1/2 और यहाँ n कितना है, n है 24, तो 24 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस में ये भी 24 बटे 2 और प्लस में 1 हो जाएगा, यानी ये 1/2 हो जाएगा। 2 से भाग करोगे 12 और प्लस 12 से यहाँ जाएगा 13, ये 12 प्लस 13वां पद आप यहाँ पर देखो क्या लिख दोगे, तो 12 पद 12वां पद कौन सा आएगा जरा हमें बताओ। 12वां पद कहाँ आएगा, जिसकी संचयी बारंबारता 12 से अधिक है, यानी जो 13 में है वही ना आएगा। भाई देखो जो 13 में है वही तो आएगा, आप कहोगे जी बिल्कुल आएगा, तो 13 वाले में क्या आ जाएगा 14 और यहाँ भी 13 किस में आएगा 14 में आ जाएगा, यानी दोनों हो जाएंगे 1/2 प्लस में 14 और 14 यहाँ पर रख दोगे, 14 और 14 सॉरी इंटू है 14 और 14, तो अब ये आ जाएगा 1/2 और इंटू के 14 14 कितना हो गया 28, 2 से काट दोगे तो बारंबारता में कितना आ गई, माध्यिका 14 आ गई। ये आपके क्वेश्चन का जवाब है। 14 बिल्कुल राइट आंसर है, नोट कर सकते हो। 14 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात को समझे कि नहीं समझे हैं आप, 14 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बात को विशेष रूप से याद रखना, हो सकता है पॉइंट में भी आए, ये मैंने यहाँ पर क्या बताया कि 14 वाले खाने में आएगा, जरूरी नहीं भाई 14 और 15 के बीच में उम्र आ सकती, तो 14.2 भी हो सकती, 14.3 भी हो सकती, 14.4 भी हो सकती, लेकिन आंसर यहाँ पर 14 ही मान लिया जाएगा। पॉइंट वाइंट में कैलकुलेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी हमको नहीं है, ठीक बात ना। अगले क्वेश्चन पे पहुँचेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या नंबर 4 क्या कह रहा है उसको भी समझेंगे, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसको भी समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन होगा 4। यहाँ तक बात आपकी क्लियर बिल्कुल समझ में आई है कि नहीं आई है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ सर हमें बिल्कुल समझ में आ गई है ये बात। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ज़रा उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक रोलर का व्यास, एक जो रोलर दिया गया है उसका डायमीटर आपको दिया गया है व्यास, और कितना दिया गया है 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। वह लंबाई आपको दी गई है कितनी, 2 मीटर है, 2 मीटर है। ओके, तो बताइए कि 50 चक्कर में, तो बताइए कि
50 चक्कर में वह कितने वर्ग मीटर चलेगा? 50 चक्कर में वह कितने वर्ग मीटर चलेगा? लगाओ क्वेश्चन, चक्कर में वह कितने वर्ग मीटर चलेगा? कितने वर्ग मीटर चलेगा? इस क्वेश्चन को लगाओ, बताओ क्या आएगा सही जवाब। इस क्वेश्चन को लगाओ, बताओ क्या आएगा सही जवाब। फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को लगाएंगे और बताएंगे क्या आएगा सही जवाब, ठीक है ना। चलिए भाई, देखो मैंने आपको सिखाया, अगर आपने फिगर बना लिया तो क्वेश्चन आपका लग जाएगा। कैसे भाई? जो रोलर है वो कैसा होगा? रोलर कुछ इस प्रकार का होता है कि नहीं होता है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल होता। और ये आपका क्या होता है? सिलेंडर होता है। ये आपका बेलन होता है। चूँकि आपको व्यास दिया गया 70 सेंटीमीटर, मीन्स रेडियस कितनी हो जाएगी? क्या 35 सेंटीमीटर होगी आर की वैल्यू? आप कहोगे बिल्कुल होगी। लंबाई यानी एच की वैल्यू आपको दिया गया है, ये सेंटर से सेंटर एच की वैल्यू कितनी दिया है? तो 2 मीटर दिया है एच की वैल्यू। 50 चक्कर में वह कितने वर्ग मीटर चलेगा? आपको बताना है वर्ग मीटर में। तो वर्ग मीटर में बताने के लिए सारी यूनिट मीटर में होनी चाहिए। मतलब जो ये सेंटीमीटर है इसको मीटर में कहेंगे तो 100 से भाग करेंगे, 0.35 मीटर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कहोगे जी बिल्कुल कह सकते हैं। अब ये जब रोलर आगे चलेगा तो ये इस सतह पर चलेगा और इस सतह को कहते क्या है? वक्र पृष्ठ। मैंने इससे पहले भी बताया था कि वक्र पृष्ठ ही क्या होगा? वक्र पृष्ठ ही क्या होगा? आप हमें बता दीजिए। एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी? वक्र पृष्ठ हो जाएगी। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है सिलेंडर का? वो होता है 2πr/h। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए तो 2 × πr का मान होता है 22/7 इंटू r कितना है? 0.35, तो 0.35। एच कितना है? 2 मीटर है तो 2 मीटर। अब आप इसको सॉल्व करोगे 7 पंजे 35.5 टाइम में 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 का 1/2 से गुणा कराओगे तो 44 क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये 44 मीटर स्क्वायर जो चलेगा ना रोलर, वो एक चक्कर में चलेगा। लेकिन आपको कितने चक्कर चलाना है? 50 चक्कर चलाना है। तो 50 चक्कर में चली गई दूरी आप कैसे निकालोगे? 50 से गुणा करके। 50 चक्कर में जो डिस्टेंस होगी वो 44 इंटू क्या हो जाएगा? 50। तो ये 0 पहले लग जाएगा। 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 चौके 20, 2 2200 वर्ग मीटर। ये क्वेश्चन का जवाब है, नोट कर सकते हो। 2200 वर्ग मीटर ये क्वेश्चन का जवाब है, नोट कर लीजिए। आगे पहुँचते हैं अगले प्रश्न पर और उसको समझने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना। हो सकता है आपके बुक में इसका आंसर गलत दिए हों, क्योंकि इसमें भी इसका आंसर गलत दिए हैं। मैंने इसको पहले सॉल्व किया है तो वहाँ पर आंसर 110 दिए हैं। लेकिन आपको पता है कि जो वक्र पृष्ठ होता है रोलर का, वो रोलर का वक्र पृष्ठ क्या होता है? जो बेलन का होगा, बेलन का क्या होता है? 2πr/h होता है। तो यहाँ से आपने देखा 2 22/7 इंटू 0.5 का अगर 2 से गुणा कराओगे तो 1 आ जाएगा। 22 दूनी 44 से कम 44। ये 44 मीटर स्क्वायर एक चक्कर में आएगा। आपको 50 चक्कर में बताना तो 50 से गुणा कराएंगे तो ये 2200 वर्ग मीटर ही आएगा, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि बुक में गलत है वो आंसर। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है ना। वहाँ पर उन्होंने πr/l लगा दिया, जबकि यहाँ पर तो सीधे सीधे कह रहा है कि लंबाई दी गई। लंबाई का मतलब हाइट। एल तो तब लगाते जब कहता तिर्यक ऊंचाई या फिर कहता स्लंट हाइट। ठीक समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है ना। क्लियर बात हो गई भाई। चलिए इसको नोट कीजिए, अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे और उसको समझेंगे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगला क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 क्या है वो समझना है आपको। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कुछ इस तरीके का है क्वेश्चन आपका। ये कह रहा है
कि 700 को ऐसे दो भागों में बांटो, ऐसे दो भागों में आपको बांटना है, दो भागों में बांटो कि एक भाग का 40%, कि एक भाग का 40%, एक भाग का जो है वो 40% दूसरे भाग के 60% से, दूसरे भाग के 60% से, 60% से क्या हो, 60% से 80 अधिक हो, 80 अधिक हो। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इसको ज़रा सॉल्व करो। 80 अधिक हो, ये क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने आपको कराया है, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्लियर? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, अब देखो टोटल अमाउंट आपके पास कितना है, क्या 700 रुपये टोटल अमाउंट है? आप कहोगे जी बिल्कुल है। अगर 700 रुपये में मैं पहला भाग को मान लो x है, पहला भाग को मैंने कहा कि 100 रुपये है, तो आप बताओ दूसरा भाग क्या होगा। भाई अगर पहला भाग 100 रुपये है तो दूसरा 700 से कम होगा, यानी 700 माइनस 100 रुपये होगा कि नहीं होगा, ये तो कॉमन सेंस है। अगर 700 टोटल योग होना चाहिए, इनको जोड़ोगे तो 700 आएगा। अगर पहला x है तो दूसरा 700 में x कम होगा। अब कह रहा है एक भाग का 40%, यानी अब हम क्वेश्चन के हिसाब से लगाएं तो एक भाग x है, x का 40% जो है वो दूसरे भाग के, दूसरा भाग कितना है 700 माइनस x, दूसरे भाग के 60% से, तो 60% से कितना अधिक है, तो 80 अधिक है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को आपको केवल सॉल्व करना, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सॉल्व कर दीजिए। भाई देखो ये 0 से ये 0 हम काट सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा ऊपर 4x बटे नीचे 10 और बराबर यहाँ पर आप देखो यहाँ पर काट सकते हो, ये 0 से ये 0, 6 से काटोगे तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42, यानी ये हो जाएगा 4200 और माइनस में हो जाएगा 6x बटे कितना हो जाएगा 10 और प्लस में कितना हो गया 80 हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो आपने कर लिया। लेकिन आप इसको एक तरीके से और भी लगा सकते हो, आप इसको डायरेक्ट इधर भेज सकते हो। तो चाहे तो आप ऐसे लगा लो या आप इसको डायरेक्ट इधर भेज दो। तो आप इसको एक स्टेप छोटा कर सकते हो। कैसे छोटा कर सकते हो उस चीज़ को समझो। आप इसको इस तरीके से छोटा कर सकते हो कि ये हमारा जो 4x है ना, या हम ऐसे 40x लिख देते हैं, ऐसे समझो। हम इसको नहीं काटते हैं 0 से, है ना, ना काटो क्योंकि अभी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये भी आपने इसको नहीं काटा है, ये बात आप समझ लेना, ये एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब ये देखो 40x बटे में 100 हो जाएगा और ये आपका टोटल इतना पार्ट क्या है प्लस में है। इधर ले आओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस का 700 माइनस का x और इंटू के 60 बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। उधर कितना बचा 80 बच गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 60 का गुणा पहले 700 से कराओ, फिर x से कराओ और उसके बाद हर लेकर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आइए सॉल्व करते हैं। भाई दोनों हर बराबर हैं तो हम एक हर ले लेंगे 100। भाई ये हमारा ऊपर हो जाएगा 40x और ये देखो माइनस है, तो 60 का 700 से गुणा कराओगे तो 6 सत्ते 42,000 आ जाएगा। वो भी किस में, माइनस में, माइनस में आ गया 42,000। 60x माइनस में आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के क्या हो जाएगा 60x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। और बराबर कितना बच गया 80 बच गया। इतनी बात समझे आप कि नहीं समझे? समझ चुके होंगे।
100 जाएगा तो गुणा करा देगा, और ये 40 और ये 60 मिलकर कितना हो गया 100x बराबर 100 जाएगा 80 में गुणा कराएगा तो ये हो गया 8000। ये माइनस का 42 उधर जाएगा तो प्लस के 42,000 आ जाएगा, यानी 100x बराबर कितना आ जाएगा, तो 8000 और 42,000 मिलकर आ जाएंगे 50,000। x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 आ जाएगी। ये x की वैल्यू 500 आ गई है। अब जब x की वैल्यू 500 आ गई है तो दोनों आप इसको बता सकते हो। पहला आ गया आपका 500, यानी एक हिस्सा कितना था 500, और दूसरा हिस्सा कितना आ जाएगा 700 माइनस 500, यानी दूसरा हिस्सा आ जाएगा 200। ये क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहला हिस्सा 500, दूसरा हिस्सा 200 नोट कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे, उस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 6, उसको समझेंगे क्या कह रहा है और अच्छे से उसको हम लगाएंगे, ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। आइए नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन, ये परसेंटेज आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी ये एक क्वेश्चन ये 2018 का आया हुआ प्रश्न है, तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आपके पेपर में दे दे, तो आप इसको अच्छे से समझ कर लगा कर उसके बाद आप इसको जाओगे पेपर देने, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उस बात को समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक चित्र आपके सामने दिया गया है, ऐसे एक चित्र आपके सामने दिया गया है, उस चित्र में आपको समझना है कि हमें निकालना, ये वृत्त बना है, ठीक है ना, ये सर्कल बना है, ये वृत्त के अंदर वर्ग के अंदर वृत्त बना है, ये समझ लेना है आपको, ठीक है भाई, एकदम पूरा ठीक गोल नहीं बना है लेकिन आपको समझना है। और ये टोटल 28 सेंटीमीटर है, ये टोटल 28 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा क्या गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल, आपसे पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछे है। और आपको दिया गया इस जो वर्ग की साइड है ये 28 सेंटीमीटर है, ये कितनी है 28 सेंटीमीटर है। लगाओ, अब देखो ये आपका एक वृत्त है, तो यही साइड यहाँ पर भी तो 28 हो जाएगी, और ये वृत्त का क्या है, ये वृत्त का व्यास है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछे है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, और हमें पता क्या है कि वृत्त का व्यास हमको पता है। व्यास कितना है वृत्त का 28 सेंटीमीटर, तो हम त्रिज्या आराम से निकाल सकते हैं। त्रिज्या इसका आधा होगा 28/2, यानी 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। और अगर त्रिज्या पता है मेरे भाई तो क्षेत्रफल तो आप वृत्त का बता ही सकते हो, πr², यानी 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा 14 इंटू 14। 7 से काटोगे 2 बार में, 22 दूना कितना हो गया 44 इंटू के 14, 14 चौको कितना होता है 56 के 6 हासिल 5 आ गया, 14 चौको 56, 56 5 कितना आ गया 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ये आसान क्वेश्चन था, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है, एक बार बताओ, बात आपकी समझ में आ गई है ना, क्लियर है भाई, ओके डन है चीज़ें। आइए 7 नंबर प्रश्न पर पहुंचेंगे, उस प्रश्न को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 क्या है उस बात को आप समझिए। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, है ना, ये आसान क्वेश्चन था, इसको हम आसान वाली श्रेणी में काउंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कुछ इस प्रकार से है कि एक मदारी की टोपी, एक मदारी की जो है वो टोपी, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। अब इसमें खैर बोल दिया है, अदरवाइज हम शंक्वाकार ही लेते, शंक्वाकार है। आगे क्वेश्चन कहा उसमें 840 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लगा है, कपड़ा क्या है लगा है। उसके गोल सिर का परिमाप, उसके गोल सिर का परिमाप
गोल सिर का परिमाप, जो पेरीमीटर है गोल सिर का वो कितना दे रखा है, वो 56 सेंटीमीटर है, 56 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा है टोपी की तिरछी ऊंचाई बताओ, तो टोपी की तिरछी ऊंचाई आपको बताना है, टोपी की स्लंट हाइट बताना है, तिरछी ऊंचाई बताओ। लगाओ इस प्रश्न को, इस प्रश्न को लगाओ, क्या कह रहा प्रश्न समझो और लगाओ। बढ़िया प्रश्न है, लैंग्वेज का काम है। उससे पहले मैंने सॉल्व भी कराया है आपको, इससे पहले मैंने सॉल्व भी आपको कराया है, ठीक है। चलिए लगाइए इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पर छोटा सा डाटा है, आपको समझना ये है कि जो टोपी बनती है एक्चुअल में बनेगी कैसे टोपी, तो चीज़ों को समझो। मैं टोपी ऐसे बना सकता हूँ, कहोगे जी ऐसे ही शंक्वाकार तो बनेगा। ये आपकी टोपी बन गई, आपकी नहीं मतलब मदारी की, है ना। और ये हो गया आपका क्या, रेडियस, और ये हो गई हाइट। आपको दिया गया कि शंक्वाकार में 840 वर्ग मीटर कपड़ा लगा है। 840 वर्ग मीटर कपड़ा कितने पार्ट पर लगेगा, कपड़ा केवल भाई इतने पार्ट पर लगेगा, नीचे जो गोला है उसको छोड़कर बाकी पार्ट पर कपड़ा लगेगा। और ये बाकी पार्ट होता क्या है, ये वक्र पृष्ठ होता है। मतलब जो हमें टोपी दी गई है, टोपी पर कपड़ा कितना लगा है वो हमें वक्र पृष्ठ दिया गया है, कितना 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमें दिया है। आपको उसके बाद दिया इसके गोल सिर का परिमाप। गोल सिरा कौन सा है, नीचे वाला, और नीचे वाला सर्किल है, यानी वृत्त का आपको परिमाप दिया है, वृत्त का क्या दिया है, परिमाप। और आपसे पूछा है केवल क्या, तिरछी ऊंचाई मतलब स्लंट हाइट पूछे हैं। परिमाप कितना दिया, 56 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि ये 840 किसकी वैल्यू है, पाई आर एल की वैल्यू है। यहाँ से रेडियस हम निकालेंगे, 2 पाई आर क्या हो जाएगा, 56 के बराबर, यानी यहाँ हो जाएगा 22 दूना 44, 44/7 इंटू के आर बटे का 56 होगा, यही तो होगा, 22 दूना 44/7 बटे का 56। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 56 इंटू 7/44। अब इसको काटेंगे नहीं क्योंकि हमें ये नहीं निकालना था, हमें तो एल निकालना था। अब हम यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे, देखो कैसे, समझो। इधर हम बात करते हैं कि ये जो पाई आर एल है, हम इसमें वैल्यू रखेंगे पाई की 22/7। आर की वैल्यू हमने निकाला, कितना आया है, आर की वैल्यू आई है 56 इंटू 7 और बटे कितना आया है 44, और इंटू एल हमें निकालना है, एल निकालेंगे बराबर किसके होगा, 840 के। बस आप काटा कूटी मचा दो, आंसर आएगा। 22 से काटोगे 2 बार, 22 दूना 44, 7 से 7 खत्म, 2 से काट दोगे 28 बार में, तो इधर बचा 28 और एल, 28 इसको काटेगा तो एल बराबर कितना आ जाएगा, 840 बटे का 28, 20 तिया 60, 8 तिरिक 24, 3 बार चला जाएगा, यानी एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये क्वेश्चन का सही जवाब है, यानी टोपी की तिरछी ऊंचाई कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी। नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे, इसको नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पर पहुंचेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, बोलो बात क्या क्लियर हो गई आपकी, समझ में आ गई चीज़ें ना। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन होंगे ना, वो सारे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, लेकिन बस वही है कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप जितना मन चाहे उतना प्रैक्टिस करो, अपने मन से क्वेश्चन बनाओ, ठीक बात ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको ज़रा समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है वह भिन्न ज्ञात करो, फ्रैक्शन आपको ज्ञात करना है, वह भिन्न ज्ञात करो कौन सी, जिसके अंश में क्या किया जाए, जिसके अंश में एक घटा दिया जाए, अंश में एक घटा दिया जाए, तो जो मान है तो उसका मान 2/3 होगा, तो उसका मान जो हो जाता है वो 2/3, तथा आगे क्वेश्चन कह रहा उसके हर में 4 जोड़ दें। अब इस बार हर में बात कह रहा, उसके हर में 4 जोड़ दें,
हर में क्या कर दें, तो हर में 4 जोड़ दें तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो उसका मान कितना हो जाता है, 1/2। तो आपसे पूछे है भिन्न क्या होगी, है ना, आपसे पूछे है भिन्न क्या होगी, ये भिन्न आपसे बताना है, भिन्न आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, भिन्न आपको बताना है। देखो क्वेश्चन में फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है कोई एक भिन्न है, अगर आप उसके भिन्न के अंश में 1 जोड़ दोगे तो उसका मान 2/3, 1 घटा दोगे तो उसका मान 2/3 होगा। लेकिन यदि उसी भिन्न के हर में 4 जोड़ दोगे तो उसका मान 1/2 हो जाएगा। वही भिन्न बताना। आइए हम लोग लगाते हैं इस क्वेश्चन को। भाई हम मान लेंगे कि हमारा जो भिन्न है, सपोज करेंगे कि जो भिन्न है वो x/y है। इसी फॉर्म में तो भिन्न होता है जिसमें ये x किसका काम करता है, अंश का, और ये y किसका काम करता है, हर का करता है। अब हम प्रथम शर्त के अनुसार क्वेश्चन में चलेंगे। प्रश्न के अनुसार प्रश्न पहला क्या कह रहा है कि अंश में 1 घटा दें। अंश ये था ना, इसमें 1 घटाओगे तो ये किसके बराबर होगा, क्या यह 2/3 के बराबर होगा। आप कहोगे बिल्कुल, गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 3 बराबर के 2y। ये 2y इधर ले आइए तो 3x माइनस के 2y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई ना। दूसरी बात समझो, दूसरा आपको कंडीशन क्या दिया है कि इसी भिन्न के जो फ्रैक्शन है ना, इसके जो हर में 4 जोड़ दो। तो इस बार 4 जोड़ दो, इसकी वैल्यू हो जाती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस में 4 होगा। y इधर ले आओगे तो 2x माइनस के y इज इक्वल टू 4 होगा। ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, आप क्या समझ पा रहे हो भाई, गुणांक किसी के नहीं बराबर। यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक -2 है, यहाँ y का गुणांक -1 है। हम y का गुणांक बराबर कर लेना तो हम इस समीकरण में 2 से इंटू करा देंगे। जब इस समीकरण में 2 से इंटू कराएंगे तो आगे चीज़ें ये बनेंगी कि पहला इक्वेशन हमारा है 3x माइनस के 2y बराबर के 3, और इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो 2 2 जा कितना हो गया 4x माइनस के हो गया 2y बराबर के 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, माइनस से प्लस, माइनस से माइनस, ये माइनस, ये खत्म। 3x और 4x तो माइनस का x बराबर माइनस के 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, क्या 5 आ गई। अब x की वैल्यू 5 आ गई तो आपको y की वैल्यू पता होनी चाहिए। y की वैल्यू पता होने के लिए समीकरण 1 में मान रख दो चाहे 2 में रख दो। तो मैं कहता हूँ कि जो x का मान है, x का मान हम किस समीकरण में रख दें, समीकरण 1 में हम रख देते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या था, 3x माइनस के 2y बराबर के 3, x इज इक्वल टू 5 रखना है। तो 3 इंटू 5 माइनस के 2y इज इक्वल टू 3, 5 3 15, उधर जाएगा माइनस कर देगा, माइनस के 2y बराबर 3 माइनस के 15, तो माइनस के 2y बराबर कितना आएगा माइनस के 12, माइनस के 2 से माइनस के 12 6 बार में कट जाएगा। y की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। भिन्न आपसे पूछे था तो भिन्न आप आसानी से बता सकते हो। x की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है, y की वैल्यू 6 आई है, तो भिन्न कितनी हो जाएगी 5/6। यही आपसे पूछा था क्वेश्चन में। 5/6 क्वेश्चन का राइट आंसर है, नोट कर सकते हो। 5/6 हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। समझ में आई बात, बोलो क्या बात समझ में आई, 5/6 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। ठीक है, देखो मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं पूरा सीक्वेंस में क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो कोई क्वेश्चन छोटा, कोई क्वेश्चन बड़ा अगर आ जाएगा बीच में तो आप ये मत समझना कि मैं कहीं और के क्वेश्चन लाया हूँ, नहीं, ये सारे आप ये बुक देख रहे हो ना, इसी बुक के क्वेश्चन हैं। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको ज़रा समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर कितनी है
2 और डिवाइडेड बाई है 6 की पावर 5, इसका मान बताना है। अब ये कितना आसान क्वेश्चन आ गया पेपर में तो उड़ा दोगे भाई। सारे बेस बराबर हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी, यानी 4 प्लस में 2 हो जाएगा, और भाग करने पर घातें घट जाएंगी, यानी अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा 4 2 6, 6 में से 5 गया 1, तो 6 की पावर 1 का मतलब 6 ही उत्तर हो जाएगा। समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 10 भी यही पूछ रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर बताओ। ये कह रहा 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8, इसका मान क्या होगा। तो बस देखो बेस बराबर हैं तो 7 प्लस 8 यानी ये आ जाएगा 3 की पावर 15, और 3 की पावर 15 आ गई तो ये नहीं सॉल्व करना है क्योंकि 15 बार गुणा नहीं करा पाओगे, काफ़ी टाइम लगेगा। बस ऐसे लिख देना 3 की पावर 15, ठीक बात ना, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 11 नंबर क्वेश्चन होगा, क्या है उसको जरा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये कुछ इस तरीके से प्रश्न है आपका। ये कह रहा है कि गुणनखंड विधि से, या ऐसे कह रहा है 11,664 का वर्गमूल निकालो। ये क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल निकाल कर बता दो, वर्गमूल ज्ञात करो। वो भी किस विधि से, ये भी बताया गया है, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है ना, गुणनखंड विधि से। देखिए यहाँ तो आप कोई भी विधि से लगा के उत्तर बता सकते हो, लेकिन मेरी एक बात मानना, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कोई प्रॉपर मेथड कहेगा कि गुणनखंड विधि से लगाओ, भाग विधि से लगाओ, विलोपन से वो क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रतिस्थापन से सॉल्व करना, वही विधि आपको लगाना है। नहीं तो फिर पूरी मेहनत आपकी ख़राब चली जाएगी, आपका आंसर भी सही आएगा लेकिन वो व्यर्थ है, उस क्वेश्चन का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। इसीलिए आपको उसी मेथड का प्रयोग करना है। आइए इसको लगाते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिखा 11,664, इसके गुणनखंड करेंगे। तो अब आपको पता है जब भी इकाई स्थान पर सम संख्या है तो 2 से काटते हैं। 2 पंचे 10, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6, 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नवा 18, 2 एक कम 2, 2 छंग 12 हो गया। फिर 2 से 1 बार, ये 4 बार, ये 5 बार और ये 8 बार, ठीक ना। 14 दूना 28, 58 दूना 116। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 2 नवा 18, 729। अब इसको आप 9 से काट दो क्योंकि 9 से डायरेक्ट 9 का क्यूब है। 9 अट्ठी 72, 9 एकम 9, 9 नवा कितना हो गया 81, और 9 एकम कितना हो गया 9 हो गया। क्या बताना है, वर्गमूल बताना है, ठीक है। अब देखो क्या आएगा सही जवाब, आप बताओ। ये आ गया 2, ये आ गया 2, लेकिन 9 में तो नहीं मिल रहा। लेकिन आप एक बात बताओ, ये 9 को हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं 3 इंटू 3। आप कहोगे सर बिल्कुल। उसी प्रकार इस भी 9 को हम क्या 3 इंटू 3 कह सकते हैं, बिल्कुल। उसी प्रकार इसी 9 को क्या मैं 3 इंटू 3 कह सकता हूँ। तो 3 का एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा आप हमें बताओ। भाई हर एक पेयर से एक ले लो। 2 लोगे आप 2 बार, 2 लोगे आप 2 बार, और 3 लोगे आप 3 बार। तो ये 3 1 बार, 2 बार, 3 बार। उत्तर आएगा 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36, तियां 108। जिनका भी 108 आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है। 108 वाले अपने स्थान पर क्या है, बिल्कुल सही है। 108 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको साफ करते हैं, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12 कुछ इस प्रकार से है। ये कह रहा है ये भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये तो खैर आप लोग लगा लोगे, ये तो वही क्वेश्चन है, इसको तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1849 का वर्गमूल निकालो। 1849 का वर्गमूल आपको भाग विधि से निकालना है। वर्गमूल किस विधि से निकालना है, भाग विधि से निकालो। डिवाइड फैक्टर से निकालना है, भाग विधि से। इससे पहले वाले क्वेश्चन में गुणनखंड विधि से, लेकिन इसमें किससे निकालना है, भाग विधि से। कैसे निकालोगे तो जरा समझो।
इस क्वेश्चन में हमको भाग विधि का प्रयोग करना है। जब भी कभी भाग विधि का प्रयोग करेंगे तो दो दो के पेयर बना लो। दो के पेयर बनाने के बाद आप इसको सॉल्व करो। 18 किस संख्या का वर्ग या तो 18 है या तो 18 से कम है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो भाई हमें पता है 4 चौके कितना हो जाता है, 16 हो जाता। इसी संख्या को उठा के यहाँ पर ऐड करना होता है। 4 4 8 हो गया, 18 से 16 जाएगा तो 2, अगला पेयर हो गया 49। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। जब 3 बार देखेंगे तो 3 तियाँ 9 हो गया और 8 तियाँ कितना हो गया, 24। इसी 3 को उठा के यहाँ ऐड कर देंगे तो 83 3 हो जाएगा 86, ये ख़त्म। उत्तर हमारी यहाँ वाली संख्या आती है, यानी कितना आ जाएगा, 43 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ में आई बात समझ में आई कि नहीं आई? एक और क्वेश्चन है, भाग विधि से ही बता दो। भाग विधि से ही बताना है। कौन सा क्वेश्चन नंबर होगा हमारा, 13। ये भाग विधि से ही बताना है। कितना दिया गया भाई, 11,449। 11,449 का वर्गमूल भाग विधि से बताना है। ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन है। कैसे लगाओगे भाई, हम जोड़े बनाएंगे पीछे से। ये एक बचा। अब एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक को यहाँ ऐड करेंगे। एक हो गया 2, एक से एक गया कुछ नहीं, अगला जोड़ा है 14। कितनी बार जाएगा बताओ? अब भाई 14 यहाँ एक लिखेंगे तो भी 21 से ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम यहाँ एक 0 लगाएंगे, यहाँ एक 0 लगाएंगे, अगला जोड़ा उतार लेंगे 49। अब 7 बार चला जाएगा। 7 7 49, 7 0 0 4, 7 दूनी 14। इस 7 को यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये ख़त्म। 207 में 7 जोड़ेंगे 214। तो आंसर कितना आ जाएगा, 107। जिनका भी आ रहा था 107 वो बिल्कुल करेक्ट है। 107 वाले अपने स्थान पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है? 107 हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। समझ गए भाई बात को ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी ज़रा समझते हैं हम, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, या आज यहीं पर रखते हैं। देखो दोस्तों, बहुत क्वेश्चन है। अभी हमने कितने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए। ऐसे 3-4 क्लासों में हम ख़त्म कर देंगे इस पूरी सीरीज को ना। एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं। 13 के 13 क्वेश्चन मैंने सीक्वेंस में कराए हैं। आप अगर अपनी बुक को देखोगे तो 13 नंबर पर आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, 12 नंबर पर यही मिलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना है, कमेंट करके बताना है। और एक चीज़ और, वीडियो को आप मेरे भाई जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों के संग शेयर करो। क्योंकि आपको नहीं पता है कि मुझे शेयर में करवाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करोगे तब तक वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है। ये केवल आप लोग ही कर सकते हो। अपने दोस्तों के संग इस वीडियो को पहुँचाइए। इतना भी भाई मैं ख़राब भी नहीं पढ़ाता हूँ कि अगर आपको मैं समझा सकता हूँ तो जाहिर सी बात है मैं आपके दोस्तों को भी समझा सकता हूँ। ठीक है ना। तो उन तक आप एक बार ज़रूर क्लास को पहुँचाना। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।